इसके राजनीतिक पार्टी बनाने की तैयारी भी जुटे हुए हैं। देखिए, हमने तो पहले ही स्पष्ट कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर कोई पार्टी बनाता है तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमारे सभा और आंदोलन की बात है, हम लोग शुद्ध रूप से आंदोलन कर रहे हैं, अपने लोगों को जागरण के माध्यम से जगाने का काम कर रहे हैं, उन्हें उनका हक अधिकार बता रहे हैं, CNT के कानून क्या है वे बता रहे हैं, हमारे साथ अन्याय क्या हुआ है, भूमि अधिग्रहण क्या है, कि किस प्रकार वनों को छीना गया है। हम अपने लोगों को उनके दर्द, उनकी पीड़ा से अवगत करा रहे हैं, उन्हें एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं कि एक दिन रोज लड़ने से अच्छा है एक दिन एकजुटता के साथ लड़ें और अपने हक अधिकार के लिए अपने प्राणों की भी अगर आहुति देनी पड़े तो देना स्वीकार करेंगे। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, बिल्कुल नहीं है, ये आंदोलन क्रांति के तौर पर शुरुआत हुआ था और आज मूलतः ये क्रांतिकारी का ही आंदोलन है। इसको लागू करने के लिए बहुत सारी अड़चने आ रही है, कभी कानून का दुहाई दी जा रही है, कभी कोर्ट की दुहाई दी जा रही है। देखिए, मसला यही है कि झारखंड अलग होने के बावजूद भी झारखंड के लोग एक चारागाह की तरह झारखंड रहा है। अन्य राज्य के लोगों ने हमेशा अतिक्रमण किया है, नौकरी चाकरी नियोजन की बात तो छोड़ें, यहाँ के जो पदाधिकारी रहे उच्च कोटि के पदाधिकारी वे भी लगातार अन्य राज्यों के लोग बन के आए हैं। उसमें प्रमुख कारण यह है कि जब से औद्योगिक क्षेत्र स्टार्ट हुआ था उस समय हमारी राजधानी पटना थी और उद्योग की राजधानी कह सकते हैं, झारखंड की उद्योग राजधानी कलकत्ता थी। तो जब कलकत्ता और पटना के लोग यहाँ बड़े मात्रा पे आए काम करने के लिए, यहाँ कंट्रोल करने के लिए, जब उन्हें कंट्रोल करने लगे तो उन्होंने क्या किया, रास्ता बना दिया, कलकत्ता के लोगों के लिए रास्ता बना दिया और पटना के लोगों के लिए रास्ता खोल के रख दिया। वे लोग लगातार आते गए, जब वे लोग आ गए तो फिर वे अपनी अगली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाने लगे, क्योंकि मनुष्य बहुत जो लोग होता है, एक मनुष्य सबसे ज्यादा काल बनता है दूसरे मनुष्य के लिए। उन्होंने क्या किया, भोले भाले लोगों का फायदा उठाया, क्योंकि झारखंड के सभी कौम, चाहे कोई कम्युनिटी का झारखंड का रहे, वो भोला भाला कौम होता है, उनकी भोले भाले पन का उन्होंने लाभ उठाया और लगातार उन्हें पता भी नहीं चलता है कब वैकेंसी आती है, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि SP का DSP का जो पोस्ट है वो किस प्रकार 70 लाख में खरीदा जा रहा है, उन्हें पता नहीं कि SSC क्यों रद्द हो रही है, उन्हें पता नहीं कि JPSC में घोटाला कैसे हो रहा है। ये भोले भाले लोग, उन्हें दुनिया से मतलब नहीं, अपने पुरखों की खेती से संतुष्ट रहते हैं। लेकिन आज अब संकट खेती पर भी आ गई है, आज संकट स्थानीयता पर है, इसलिए झारखंडी को लड़ना होगा। और नहीं तो फ्यूचर जो कभी हाल मंडेला के देश में मंडेला के लोगों का था, मार्टिन लूथर किंग के देश में मार्टिन लूथर किंग के लोगों का था, जो कार्ल मार्क्स के देश में उनके लोगों का था, वही आज झारखंड में आने वाले दिन झारखंडी का होगा। वो दिन ना आए, इसीलिए लड़ना होगा। हम किसी को भगाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी को हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम खुद को बचाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा मौलिक अधिकार है। राज्यों की अपनी अपनी परिभाषा है, राज्यों की अपनी अपनी सीमा है। मैं अपनी सीमा में, हम अपनी सीमा में सुरक्षित रहना चाहते हैं, जहाँ कोई अतिक्रमण ना हो। और अगर कोई आए तो संवैधानिक रास्ते से आए, IAS IPS बन के आए, वो JRF करके आए, वो कोई मैनेजर बन के आए, वो DRM बन के, हम विरोध नहीं करते हैं। लेकिन अगर फर्जी सर्टिफिकेट बना के टीचर बनेगा, रामगढ़ की घटना पेपर में पढ़ रहे थे, 2 टीचर वहाँ फर्जी सर्टिफिकेट बना के हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो दोनों राज्यों में नौकरी करते हैं, बड़ा बेटा वहाँ करता है, छोटा बेटा यहाँ करता है, वो बेईमानी है, अनैतिक है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, हम लोग उसका विरोध करते हैं। जयराम बात और रणनीति से किस पद पे, किस जगह पे दिखना सोचते हैं? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि लोकतांत्रिक देश है, सारी चीज जनता तय करेगी। और मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, 21 सालों में जो सोया हुआ झारखंड जागा है, ये जागृत हुआ है। अब कोई नेता चुनाव में नहीं जाएगा कि हम खड़ा हुए मेरा फलना छाप है। अब जनता अपना नेता खुद चुनेगी, वह भीड़ में से नेता चुनेगी। नेता होने के बाद जनता के पास नहीं जाएगी, जनता नेता के पास खुद जाएगी, अपने घर से उसको उठा के लाएगी कि तुम्हें हमारा नेतृत्व करना है। ये नया झारखंड। क्या जयराम बात चुनाव लड़ने की तैयारी में है? मैं चुनाव लड़ने की नहीं, लेकिन छात्रों को लड़ाने की तैयारी में हूँ। असम के तर्ज पर, असम में जो 1985 में एक सरकार बनी थी, जिसे टाइटल मिला था युवाओं की सरकार, किसी ने कहा था छात्रों की सरकार और किसी ने कहा था कुमारों की सरकार। मैं इस तैयारी में हूँ कि मेरे यूथ जिनका शोषण हो रहा है, ये पढ़े लिखे MA BA करके 10 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 साल और जाके पटना में, राजस्थान कोटा में तैयारी करते हैं, गांव आने के बाद कुछ दिन खेती करते हैं और फिर गुजरात सूरत चले जाते हैं। उस दर्द को मैंने देखा है, उस दर्द को मैंने अनुभव किया है। मेरी लड़ाई है, स्टूडेंट आगे आए, राज की बागडोर संभाले और उन सत्ता की भेड़ियों को बाहर करे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज को निगलने का काम कर रहे हैं, यहाँ के वन, यहाँ की संपदा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा को निगलने का काम कर रहे हैं, उन्हें राज से बाहर करें। अगर आपकी बातों को नहीं मानती तो आगे क्या रणनीति होगी? आगे अगर हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम लोग की रणनीति व्यापक होगी। इसके लिए हमारी टीम लगातार मंथन कर रही है, चर्चा कर रही है, परिचर्चा कर रही है। जो पुराने आंदोलनकारी है उनसे मिल रही है, उन्होंने कैसे आंदोलन को तय किया था। जो अन्य राज्यों के आंदोलनकारी है उनसे मिल रही है, उनके आइडियोलॉजी को पढ़ रही है, स्टडी कर रही है। उसी को अनुरूप हम लोग आंदोलन की तैयारी करेंगे। जयराम जी, आपके स्थानीय नीति को लेकर के जो आप आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन के बाद आप औद्योगिक नीति को भी आप इसके आड़े लिए हुए, तो क्या आपके इस आंदोलन से औद्योगिक नीति राज्य की प्रभावित नहीं होगी? देखिए, मेरा सीधा सा कहना है, औद्योगिक नीति बहुत जरूरी है। आप देखिए, चांडिल पंचायत, चूंकि मैं धनबाद की बात करता हूँ, पंचायत जब भी घटना बताता हूँ, ऑन द पेपर बताता हूँ। बुधनी मंझाइन नामक एक महिला थी जिसके समाज का लगभग बहुत सारा एकड़ों में जमीन गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको लेकर फीता कटवाते हैं, बस एक सांत्वना देते हैं। आज बुधनी
का परिवार है, उनका समाज आज भी है, उनके वंशज आज भी हैं, लेकिन दुख की बात है उनका वंशज पत्ता बेच रहा है। जिनका एक फुटी कोड़ी नहीं गया है, एक ढेला जमीन नहीं गया, एक बित्ता जमीन नहीं गया है, वे अरबपति बन गए। इसलिए औद्योगिक नीति खतियान आधारित यहाँ के जो मूल निवासी है उनके आधार पर तय होना चाहिए। अभी आप जो दोहरी वोटर आईडी को बंद कराने की बात करते हैं, तो आगामी चुनाव जो 2 साल बाद होने वाला है, तो क्या उस समय भी वोटर कार्ड को इस तरह का जो फर्जी वोटर कार्ड बताया जा रहा है उसे बंद करने के लिए पहल किया जाएगा? बिल्कुल पहल किया जाएगा। मैं तमाम साथियों से, चाहे वो 11 सदस्य हों, 21 सदस्य हों, प्रत्येक पंचायत से मैं यूथ को संदेश दूंगा, और मैं अपनी समिति के माध्यम से यूथ को संदेश दूंगा कि आप लोग 11-21 एक टीम बनाएं और उपायुक्त महोदय को आवेदन दें, जिसमें आप 2-4 संलग्न हमारे पास है, प्रमाण है। 2 राज्यों में एक ही आदमी है जिसका 7 वोटर आईडी बोकारो में, तो हमारे पास ऐसे प्रमाण है। उन प्रमाणों को संलग्न करते उपायुक्त महोदय का आवेदन देंगे कि आप इस विषय, गंभीर विषय है, ये बहुत ही माने गंभीर विषय है। देख सकते हैं सामने एक व्यक्ति का 7 जगह से वोटर आईडी है, ये कोई हम लोग फेंका फेंकी वाली बात नहीं करते, आप देख सकते हैं। तो ऐसे एक नहीं लाखों उदाहरण हमारे झारखंड में है, जो हमारे झारखंड की स्थानीयता को यही लोग मैंने डेमोरलाइज करके रखे हैं। क्योंकि वोट, लोकतंत्र में वोट का बहुत पावर होता है। आप खाना मत दीजिए, आप पहनने मत दीजिए, लेकिन वोट का अधिकार बहुत मायने होता है। इसलिए हम लोग उपायुक्त महोदय का आवेदन कहेंगे कि हमें पूरा यकीन है कि हमारे क्षेत्रों में बहुत सारे अवैध वोटर आईडी हैं, इनको निरस्त किया जाए। हम हमेशा से सुनते आ रहे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जब झारखंड में लोगों की मांग उमड़ पड़ी है 1932 खतियान को लेकर के, औद्योगिक नीति को लेकर के, स्थानीय नीति को लेकर के, लेकिन अभी भी उस पर कोई लेकिन इसका पहला कारण यही है कि झारखंड के लोग हमेशा भोले भाले रहे हैं। आज अगर आप थोड़ा सा हम इस पर बात करना चाहेंगे किस प्रकार यहाँ के लोगों के साथ साजिश हो रहा है, आज मैं थोड़ा सा नक्सलवादी पे चर्चा करना चाहूंगा। 99% झारखंडी है। क्यों है? क्योंकि अशिक्षा है, वे जल जमीन जंगल से बेघर है। उनके पास जो टीचर पढ़ाने के लिए जाते हैं उनकी भाषा नहीं जानते, उनकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, तो वे समझ नहीं पाते हैं। तो सरकार को तो पहला फैसिलिटी करना चाहिए था कि उनको उनकी भाषा में पढ़ाया जाए। आज सही बात है, नक्सली के नाम पे लगातार नक्सली को कम, बेकसूर गांव वालों को मुख्यतः टारगेट किया जाता है। हम भी चाहते हैं कि नक्सली गलत लोग हैं, वे असंवैधानिक लोग हैं, समाज में नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं सवाल ये करता हूं कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जहां खनिज संपदा है, जहां जंगल पर्वत पहाड़ है, वहीं नक्सली क्यों आती संपदा है? उद्योगपतियों को, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी को सरकार की साठ गांठ से उन्हें खनिजे चाहिए। जब खनिजे चाहिए तो उन लोगों को बेघर करना होगा जो लोग जंगल में रहते हैं। हम लोग जंगली लोग, हम स्वीकारते हैं, तो हमें तो मारना होगा। तो मारना होगा तो ऐसे मारेंगे तो मानवाधिकार की बात होगी, संविधान की बात होगी, तब नक्सली शब्द तैयार किया गया है हमें मारने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा एक अंतिम सवाल है कि जिस तरह से आप पिछले लगभग 2 या 3 महीनों से आप जनसभा का आयोजन करें पूरा झारखंड भर में, तो अभी तक आपको क्या लगता है कि झारखंड की जनता जागी है? बिल्कुल निश्चय ही जागी है। आज इतनी रात तक सभाएं हो रही हैं, माताएं बहनें उठ के आ रही, छोटी छोटी बहनें उठ के आ रही हैं। ये देखिए बहन सब बात कर रही है, वो मुखर होकर बात कर रही है, माइक पकड़ रही है, मर्दों के बीच बात कर रही है। जागी है, निसंदेह जागी है। और जागी कैसे नहीं है जितेंद्र बाबू? जागी है जो बच्चे मैंने इंस्टा में प्रेम के गीत गाते थे वो 1932 का खतियान ने स्टेटस लगा रहे। जागे तो है। जो अपचा खपचा कटिंग कटाते थे वो 1932 कटाए। दादा किधर है? उनको थोड़ा आइए, किधर है दादा? तो भैया परिवर्तन आया है, परिवर्तन आने वाले दिनों में आएगा। हम यही चाहेंगे कि झारखंड को डिस्टर्ब ना किया जाए। हम भी चाहते हैं झारखंड में अपराध ना हो, झारखंड में कोई एक भी नक्सली ना हो, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए कि जिनका जमीन गया है उनको उद्योग नीति का लाभ मिले, उनको विस्थापन नीति का लाभ मिले, उन्हें नियोजन में पहला अधिकार मिले। मैं दावा करता हूं कि झारखंड के लोग कभी गलत नहीं कर सकते हैं, कभी ये हथियार नहीं उठा सकते। निसंदेह वो हथियार जिनके लिए सरकार कानून बनाती है वो हथियार खुद ही नहीं उठाएंगे अगर उनके हाथों में कलम दी जाए तो। ये दौर कलम का है, ये दौर हथियार उठाकर अपराधी बनने का नहीं, ये दौर कलम उठा के कलाम बनने का है। हर झारखंडी कलाम बनेगा। आप कलम मुहैया कराइए तो। जय झारखंड।